सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो चलिए गाइस, अब हम जो आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक क्या है। वो हमारा टॉपिक है बायो ऑर्गेनिक में जो हमारा पार्ट कार्बोहाइड्रेट्स है उसके क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट्स मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, आज आपको मैं न्यूक्लिक एसिड भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन न्यूक्लिक एसिड करने से पहले हम करेंगे कुछ एक क्वेश्चन, ठीक है ना। कुछ एक क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को करना जरूरी भी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस जो है, ये जो क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे आपको, ये क्वेश्चन जरूरी भी है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट्स, ताकि आपका कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट हो जाए, पता लग जाए आपको कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट्स में पुटअप होंगे आपके सामने, ठीक है ना, CSI नेट JRF में। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। मेरे को लग रहा है कि आपने ये क्वेश्चन किए भी होंगे, लेकिन फिर भी आपको हम क्वेश्चन कराते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आप लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखवा रहा हूं आपको। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप अमंग द फॉलोइंग मोनोसैचराइड्स फर्स्ट टू फोर, ठीक है ना। ये बोल रहा है हमारे पास कुछ एक स्टीरियोकेमिकल, हमारे पास क्या है, हमारे पास मोनोसैचराइड्स हैं, 4 मोनोसैचराइड्स हैं, और उसमें स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप क्या है वो चेक करना है। स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप क्या है मोनोसैचराइड्स में वो बताना है, ठीक है ना। तो देखिए 4 जो हमारे पास स्टीरियो, ये देखिए क्या है, ये देखिए सबसे पहला तो क्या है, ए हमारे पास क्या है, लिख लीजिए आप सभी। ये हमारे पास है भाई ए, OMe, OH, 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 ये CH2, OH, और B क्या है, लिख लीजिए आप सभी। जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया ना, क्वेश्चन को भी लिखिए और ये भी लिखिए। मैं अब देखिए, हमारे पास एंड्रॉइड स्क्रीन ना होने के कारण हम एक क्वेश्चन मतलब पहले ही नहीं लिख के रखते, आपके सामने लिखना होता है, इसीलिए मैं आपको ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपको ये बस ये लिखवा रहा हूं। जो स्टेटमेंट थी वो स्टेटमेंट लिख लीजिएगा आप, जो मैंने अभी बोला है, ठीक है ना। OH, ये OH, ये OH, और ये CH2 OH, ठीक है ना। उसके बाद ये है फोर्थ, ये D, ये OMe, ये OH, ये OH, ये CH2 OH, ठीक है ना। अब ये देखिए 4 मॉलिक्यूल हैं हमारे पास 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं जनरली, ठीक है ना। और इसमें हमें इन चारों में स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप क्या है वो बताना है। तो सबसे पहला इन्होंने जो दिया ना, जो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने दिया, हमें आंसर बताना है। जो इन्होंने बताया कि फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, इन्होंने सबसे पहला बताया फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड एनोमर है, फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, एनोमर, और थर्ड एंड फोर्थ क्या है, और जो हमारा थर्ड एंड फोर्थ है वो क्या है, एपिमर, वो हमारे क्या है भाई, एपिमर्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये सेकंड नंबर पर क्या बोलता है, सेकंड नंबर पर ये क्या बोलता है, जो हमारा फर्स्ट एंड जो हमारा थर्ड है वो क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड आर एपिमर, एपिमर्स, और जो सेकंड और फोर्थ है, सेकंड एंड फोर्थ है वो क्या है, एनोमर। देखिए आप एपिमर और एनोमर का ही आपको टिक करना है सिर्फ, और कुछ नहीं है। थर्ड नंबर पे जो इन्होंने पॉइंट दिया है हमें, फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड है हमारा एपिमर, एंड थर्ड एंड फोर्थ क्या है, एनोमर, ठीक है ना। उसके बाद ये फोर्थ पॉइंट हमें क्या बोलता है, फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड है हमारे पास एनोमर, ठीक है भाई। सेकंड एंड फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, एनोमर, फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, एनोमर, फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, एपिमर, ठीक है ना। फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, एपिमर है, ठीक है। तो देख लीजिए इसको, इस चीज को आप अच्छे से देख लीजिए। तो देखिए मैंने क्वेश्चन में यही बोला कि हमारे पास 4 मोनोसैचराइड्स हैं, 4 मोनोसैचराइड्स, और उनमें स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप बताना है। ये आपको नीचे कुछ एक पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें बताइए कौन सा करेक्ट है। तो देखिए भाई, ये बोल रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड आर एनोमर, थर्ड एंड फोर्थ आर एपिमर। तो देखिए क्या हमारा
फर्स्ट और सेकंड ए और बी क्या हमारा एनोमर है? क्या एनोमर है भाई? बताइए, जल्दी बताइए। तो देखिए क्या यहां पर C1 कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस है? ये देखिए नहीं है। अगर C1 कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती, याद रखिएगा एनोमर कौन होता है? अगर C1 कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो तो वो एनोमर होते हैं। क्या यहां पर C1 कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज है? बताइए भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। क्या यहां पर C1 कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज है? नहीं है, तो ये एनोमर नहीं होगा। थर्ड और फोर्थ भी देख लो, C और D देख लो। C और D ये बोल रहा है एपिमर है। क्या ये एपिमर है भाई? किसी की कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं है, मतलब कि फर्स्ट तो नहीं होगी, फर्स्ट तो नहीं होगी, ठीक है ना। उसके बाद ये बोल रहा है फर्स्ट एंड थर्ड आर एपिमर। फर्स्ट एंड थर्ड आर एपिमर मतलब कि C1 को छोड़ के किसी भी कार्बन में कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो। फर्स्ट देखिए है भाई, नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट एंड थर्ड में देखिए क्या कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है? नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं है। उसके बाद देखिए फर्स्ट एंड सेकंड ये बोल रहा है जो हमारा उसके बाद ये क्या बोल रहा है? जो मेरा फर्स्ट एंड सेकंड आर एपिमर, थर्ड एंड फोर्थ आर एनोमर। एक मिनट रुकिए, हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड आर एपिमर, थर्ड एंड फोर्थ आर एनोमर। क्या ऐसा है? फर्स्ट और सेकंड क्या एपिमर है भाई? देखिए आप, फर्स्ट एंड सेकंड एपिमर है? नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड भी एपिमर नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा इसका। उसके बाद देखिए फर्स्ट एंड थर्ड आर एनोमर, फर्स्ट एंड सेकंड आर एपिमर। ये बोल रहा है फर्स्ट एंड थर्ड तो क्या है भाई? फर्स्ट एंड थर्ड तो हमारा एनोमर है, फर्स्ट एंड सेकंड एपिमर है। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड देखिए क्या एनोमर है? बिल्कुल करेक्ट है, एनोमर है भाई, क्योंकि C1 कार्बन कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस है C1 की कार्बन कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। फर्स्ट एंड सेकंड आर एपिमर, क्या फर्स्ट एंड सेकंड एपिमर है भाई? देखिए, एक मिनट रुकिए गाइस, हमने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी? क्या फर्स्ट एंड सेकंड एपिमर है भाई? बिल्कुल है, फर्स्ट एंड सेकंड एपिमर है। कैसे हैं देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड एनोमर है, क्योंकि C1 कार्बन कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आया है, ठीक है ना। लेकिन और अगर हम बात करें फर्स्ट एंड सेकंड एपिमर है या नहीं, तो C1 कार्बन कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ के सभी कार्बन पे देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन क्या है? कॉन्फ़िगरेशन चेंज है क्या? देखिए यहां पर नीचे, यहां पर ऊपर, यहां पर ऊपर, यहां पर नीचे, तो मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? एपिमर। मतलब यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड में क्या हो रहा है? C4 कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, मतलब ये क्या है? ये करेक्ट है। फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट है इसका, तो इसका आंसर आएगा फोर्थ, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा? फोर्थ। तो स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप हमको यही बताना था इसके अंदर, ठीक है भाई, यही हमको इसके अंदर स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप बताना था। ओके, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बोल के बताता हूं, एक मिनट रुकिए गाइस। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा साफ कर लूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है भाई? क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? फॉर द एल्डोटेट्रोज, हमारे पास क्या है? फॉर द एल्डोटेट्रोज है, 4 एल्डोटेट्रोज है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू स्टेटमेंट अमंग द पी से टी, मतलब कि हमने पी से टी तक हमने कुछ स्टेटमेंट दी है, और 4 हमारे पास मॉलिक्यूल है एल्डोटेट्रोज के। एल्डोटेट्रोज मतलब कि एल्डिहाइड कंटेनिंग ग्रुप है, और 4 कार्बन का एक कंपाउंड है, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, और उसका सबसे पहला जो कार्बन है वो एल्डिहाइड है, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास 4 एल्डोटेट्रोज हैं, पी से टी तक हमारे पास स्टेटमेंट है, ये बताना है इनके लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो आप एल्डोटेट्रोज बना लीजिए, क्या वो एल्डोटेट्रोज हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या है भाई? फर्स्ट नंबर पर है ये। उसके बाद सेकंड नंबर पर क्या है? सेकंड नंबर पर है ये। थर्ड नंबर पर क्या है? थर्ड नंबर पर क्या है भाई? CHO, और ये क्या है? H, ये क्या है? OH, ये H, ये क्या है? OH, और ये क्या है? CH2OH। उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या है? CHO, और ये क्या है? H, ये क्या है? H, OH, OH, CH2
OH, ठीक है ना, देख लिया भाई। ये हमारे पास 4 एल्डोटेट्रोज हैं, 4 एल्डोटेट्रोज, ठीक है ना। एल्डोटेट्रोज क्यों बोला, क्योंकि एल्डिहाइड कंटेनिंग ग्रुप है और 4 कार्बन का ये कंपाउंड है, ठीक है ना, 4 कार्बन की फीसर प्रोजेक्शन है, इसीलिए हमने इसको एल्डोटेट्रोज बोला। उसके बाद हमने दिए स्टेटमेंट P से T तक, ठीक है ना। तो P स्टेटमेंट क्या बोलती है, लिख लीजिए, मैं लिखवाऊंगा नहीं यहां पर। P स्टेटमेंट क्या बोलती है, P स्टेटमेंट बोलती है फर्स्ट एंड सेकंड आर डायस्टीरियोमर्स, फर्स्ट एंड सेकंड आर डायस्टीरियोमर्स एंड थर्ड सेकंड एंड थर्ड आर एनेंसियोमर। क्या ऐसा है, P स्टेटमेंट क्या बोल रही है, जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड है, फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो हमारा क्या है, डायस्टीरियोमर है। क्या है ऐसा, देखिए क्या इसके बीच में मिरर इमेज बन रही है, देखिए जहां पर मिरर इमेज बन जाए और सुपर इंपोज्ड हो उसको हम बोलते हैं मेसोमर, अगर वो काइरल सेंटर कंटेन करके रखता है। लेकिन जहां पर मिरर इमेज बन रही है, सुपर इंपोज्ड भी हो लेकिन काइरल सेंटर ना, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल, ठीक है ना। काइरल सेंटर जहां पर नहीं होगा उसको तो हम आइडेंटिकल ही बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम जैसे कि होमोलैक्टिक, ठीक है ना, होमोटोपिक फेस, ठीक है ना, ये हमने देखा था, ठीक है ना। तो देखिए अगर जहां पर सुपर इंपोज्ड तो हो लेकिन मिरर इमेज ना हो, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम डायस्टीरियोमर बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मिरर इमेज देखेंगे, क्या इनके बीच में मिरर इमेज है या नहीं। तो इनके बीच में मिरर इमेज नहीं बन रही है भाई, इनके बीच में जो मिरर इमेज है वो नहीं बन रही, तो ये क्या है, डायस्टीरियोमर, बिल्कुल सही है। तो मतलब कि ये आपस में ये फर्स्ट और सेकंड क्या है, डायस्टीरियोमर तो है। उसके बाद ये क्या बोलता है हमें, उसके बाद ये बोलता है जो सेकंड और जो थर्ड है वो एनेंसियोमर है, सेकंड और थर्ड एनेंसियोमर है। क्या सेकंड और थर्ड एनेंसियोमर है, देखिए क्या मिरर इमेज बन रही है, बिल्कुल बन रही है मिरर इमेज। क्या ये सुपर इंपोज्ड है, नहीं है सुपर इंपोज्ड। तो जहां पर मिरर इमेज बने और सुपर इंपोज्ड ना हो वो एनेंसियोमर होते हैं, वो क्या होते हैं, एनेंसियोमर होते हैं, ठीक है ना, वो एनेंसियोमर होते हैं। अगर मिरर इमेज नहीं बनेगी तो जनरली हम उनको क्या बोलेंगे, अगर मिरर इमेज नहीं बनेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे भाई, बताइए जल्दी बताइए। अगर हमारे एक मिनट रुकिए गाइस, एक मिनट रुकिए, हमने एक चीज पढ़ी थी, कॉन्फ़िगरेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल तो कौन से होते हैं, जहां पर हम बॉन्ड को ब्रेक कराते हैं। एक कॉन्फ़िगरेशनल और पढ़ा था हमने। कॉन्फ़िगरेशनल में हम क्या कर रहे थे भाई, कॉन्फ़िगरेशनल में वहां पर कोई C2 एक्सिस वगैरह नहीं थी। क्या यहां पर C2 एक्सिस है भाई, बताइए जल्दी बताइए, क्या यहां पर है, क्या यहां पर C2 एक्सिस बन सकती है आपकी, नहीं यहां पर भी नहीं बनेगी। तो फाइनली हम यहाँ पर रिलेशन देखा ना इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक ही रिलेशन निकल के आ रहा है, क्या, डायस्टीरियोमर, क्योंकि ये मिरर इमेज नहीं है, ये दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है। अगर आप इनको सुपर इंपोज करोगे तो वो तो हो रहे हैं, लेकिन मिरर इमेज नहीं है इनकी, और मिरर इमेज ना बनने के कारण, अगर मिरर इमेज बन जाती है और सुपर इंपोज भी होते तो ये मेसोमर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मिरर इमेज नहीं है, इसके कारण डायस्टीरियोमर है। और जो सेकंड और थर्ड है वो क्या है, मिरर इमेज बन रही है लेकिन सुपर इंपोज नहीं है। तो ये तो दोनों ही रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, जिसके कारण ये क्या, एनेंसियोमर। तो पी तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है भाई, पी तो है, ठीक है ना। उसके बाद ये क्यों, उसके बाद है क्यू, ठीक है ना, पी से टी तक बतानी है ना। क्यू स्टेटमेंट क्या बोलती है, फर्स्ट एंड फोर्थ आर मेसोमर एंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये बोल रहा है फर्स्ट और जो फोर्थ है, फर्स्ट और जो फोर्थ है वो क्या है, मेसोमर है और ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। तो देखिए क्या फर्स्ट और फोर्थ मेसोमर है, बिल्कुल भी नहीं है भाई। अगर फर्स्ट और फोर्थ मेसोमर होते तो ये ऐसे उठा के हम इसके ऊपर रखते ना, बिल्कुल सेम आता, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, मेसोमर नहीं है। और क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव है भाई, ये तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, होगा क्या, ये ऑप्टिकली एक्टिव ये वाला। और अगर हम देखें तो फाइनली ये तो होगा लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, लेकिन इसने बोला फर्स्ट और फोर्थ इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी ऑप्टिकली इनएक्टिव, फर्स्ट एंड फोर्थ आर द ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है। एक मिनट रुकिएगा गाइस, हो रही है क्या यहाँ पर, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो रही भाई नहीं हो रही, सॉरी गाइस, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं हो रही है यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे भी पास नहीं होगी। ऐसे करोगे तो भी नहीं होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं हो रही, दोनों में ही नहीं हो रही। मतलब ये ऑप्टिकली क्या है, ऑप्टिकली ये एक्टिव है और फर्स्ट और फोर्थ मेसोमर भी नहीं है, मतलब कि रोंग। ये जो क्यू वाली जो डेफिनेशन, क्यू वाली जो स्टेटमेंट है वो रोंग है। क्यों, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये मेसोमर भी नहीं है। लेकिन ये क्यों पॉइंट बोल रहा है कि ये फर्स्ट और फोर्थ मेसोमर है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है ना, ठीक है ना, याद रखिएगा, ओके। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा गाइस, उसके बाद ये आर आती है, आर की स्टेटमेंट आती है। आर वाले जो पॉइंट ने स्टेटमेंट दी वो दी फर्स्ट एंड थर्ड कैन बी इंटर कन्वर्टेड बाय बेस कैटलाइज्ड आइसोमेराइजेशन। तो
तो मैं बता देता हूं, जो फर्स्ट और थर्ड है ये बोल रहा है, आर स्टेटमेंट बोल रही है जो फर्स्ट और जो थर्ड है वो इंटर कन्वर्ट हो सकती है बेस कैटालाइज की प्रेजेंस में। इंटर कन्वर्जन इनमें क्या हो सकता है, इनमें इंटर कन्वर्जन हो सकता है बेस की प्रेजेंस में, ठीक है ना। इनमें क्या हो सकता है, इंटर कन्वर्जन किस किस में, फर्स्ट एंड थर्ड कैन बी इंटर कन्वर्टेड बाय बेस कैटालाइज्ड आइसोमराइजेशन, बिल्कुल हो सकता है भाई। देखिए पहली बात तो ये क्या है, आप देखिए क्या है, फर्स्ट और थर्ड क्या है भाई, फर्स्ट और थर्ड आप देख पा रहे हो, फर्स्ट एंड थर्ड क्या है आपस में एनेंसियोमर है, ठीक है ना, आपस में क्या है, एनेंसियोमर है पहली बात तो, ठीक है ना। और ये फर्स्ट और थर्ड जो है इनके बीच में आपस में इंटर कन्वर्जन हो सकता है बेस कैटालाइज की प्रेजेंस में, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल, दिस इज एनेंसियोमर, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है, ये सुनिएगा ध्यान से, फर्स्ट एंड थर्ड कैन बी इंटर कन्वर्टेड बाय बेस कैटालाइज्ड आइसोमराइजेशन। अगर हम बेस कैटालाइज्ड आइसोमराइजेशन कराते हैं यहां पर तो ये इंटर कन्वर्टेड हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि यही आइसोमर्स है और बाकी इनमें से आपस में कोई भी आइसोमर्स नहीं है, क्या सॉरी एनेंसियोमर नहीं है, इनमें से आपस में अगर हम रिलेशन देखें तो एनेंसियोमर कोई भी नहीं है, सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड ही एनेंसियोमर है, और जो एनेंसियोमर होते हैं वो उनके बीच में हम इंटर कन्वर्सन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बोल रहा है ये क्या, फर्स्ट एंड थर्ड आर इंटर कन्वर्टेड बाय बेस कैटालाइज्ड आइसोमराइजेशन, ठीक है ना। बेस कैटालाइज्ड आइसोमराइजेशन अगर हम कराएं तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में इंटर कन्वर्सन हो सकता है। तो याद रखिए इंटर कन्वर्जन किसके बीच में होगा, एनेंसियोमर के बीच में, तो एनेंसियोमर देख लेना, उनके बीच में इंटर कन्वर्जन हो जाता है। तो यहां पर आर जो डेफिनेशन है वो भी ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद एस बोलता है कि ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ आर HIO4 क्लीवेज, ये बोल रहा है एस स्टेटमेंट क्या बोल रही है, जो फर्स्ट और जो मेरा फोर्थ है ना, ओनली वो ही क्या होगा, वो ही HIO4 की प्रेजेंस में ब्रेक होगा। अगर फर्स्ट और फोर्थ ही HIO4 की प्रेजेंस में ब्रेक होगा तो भाई ये वाला फर्स्ट जो है ना, ये भी ये दो तीनों के तीनों क्या ट्रांस हैं, तो इसका मतलब तो सभी के सभी ब्रेक होने चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है फर्स्ट और फोर्थ ही ओनली HIO4 की प्रेजेंस में ब्रेक होगा। HIO4 का वर्क क्या होता है, डाइओल को क्लीवेज कराना। तो भाई जनरली मैं बता देता हूं, जो HIO4 है वो सभी के सभी, सिस हो बेशक से ट्रांस ग्लूकोज हो, सिस ग्लूकोज हो बेशक से ट्रांस ग्लूकोज हो, वो सभी डाइओल को क्लीवेज करेगा। ग्लूकोज में जो हमारे ग्लूकोज होते हैं, फ्रक्टोज जो होते हैं, उनमें वो क्या करता है भाई, वो सभी ग्लूकोज जैसे कि बेशक से सिस डाइओल हो बेशक से ट्रांस डाइओल हो, उन सभी को HIO4 क्या करता है, क्लीवेज करता है, ठीक है ना। तो अगर इस ऐसी स्टेटमेंट ये बोल रही है कि फर्स्ट और फोर्थ को ही HIO4 अगर क्लीवेज करेगा तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, अगर ये ट्रांस क्लीवेज हो रहा है तो ये भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी से आप समझ लो HIO4 इन सभी को ही क्या करेगा, क्लीवेज करेगा। तो ऐसे स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग है, ऐसी स्टेटमेंट यहां पर गलत है। उसके बाद टी स्टेटमेंट आती है। टी स्टेटमेंट ने क्या कहा, फर्स्ट एंड थर्ड आर डी शुगर एंड सेकंड एंड फोर्थ आर एल शुगर। ये बोलता है कि फर्स्ट एंड थर्ड आर डी शुगर, फर्स्ट एंड थर्ड आर डी शुगर, और जो हमारा क्या है भाई, सेकंड एंड फोर्थ आर एल शुगर, सेकंड एंड फोर्थ आर एल शुगर। ये बोल रहा है हमको सेकंड और जो फोर्थ है वो तो है एल शुगर, ठीक है ना, सेकंड और फोर्थ है एल शुगर, ठीक है ना, सेकंड और फोर्थ इज एल शुगर, फर्स्ट एंड थर्ड आर डी शुगर। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है भाई, यहां पर है क्या भाई, फर्स्ट एंड थर्ड आर डी शुगर, यहां पर तो भाई एक ही सिर्फ डी शुगर है, वो भी थर्ड है, लेकिन हमने यहां पर क्या लिखा हुआ पता है, फर्स्ट एंड थर्ड आर एल शुगर एंड फर्स्ट एंड थर्ड आर डी शुगर, सेकंड एंड फोर्थ आर एल शुगर। तो भाई यहां पर इस स्टेटमेंट में मेरे को थोड़ी सी गड़बड़ी लग गई, इस स्टेटमेंट में थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन सी हुई कि आखिरकार ये कैसे हुआ भाई, आखिरकार ये कैसे हुआ, ठीक है ना। तो इस स्टेटमेंट में क्या हो सकता है भाई, इस स्टेटमेंट में मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट रुकिएगा। इस स्टेटमेंट में जितना मेरे को पता है, ठीक है ना, ये जो लास्ट वाली टी स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट में पता है क्या होगा, इस स्टेटमेंट में ये होगा थर्ड आर डी शुगर एंड सेकंड एंड फोर्थ आर एल शुगर, ये हो सकता है। लेकिन ये देखिए आप, क्या यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड डी शुगर है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट है वो तो है एल और जो थर्ड है वो क्या है डी और एल आपको पता है ना किस चीज से पता करते हैं, ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिए इस स्टेटमेंट को आप ठीक कर लीजिएगा, फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पर क्या करोगे आप एक काम कीजिएगा, मैं बताता हूं आपको, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। फर्स्ट एंड, अगर ये फर्स्ट एंड फोर्थ क्या बोल रहा है, अगर ये फर्स्ट एंड फोर्थ बोल रहा है डी शुगर, तो यहां पर ये इस टाइप से आएगा, ये होगा।
और अब ये इस स्ट्रक्चर को देख के आप सभी डेफिनेशन को ठीक करो। क्या किसी डेफिनेशन में मतलब कि कोई स्टेटमेंट गलत आएगी क्या? कोई स्टेटमेंट गलत आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। पहली वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग पहली वाली डेफिनेशन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, ठीक हो जाएगी? नहीं नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड आर डायस्टेरियोमर्स, बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड आर डायस्टेरियोमर्स। और अब देखिए अब ही बिल्कुल करेक्ट हुई है स्टेटमेंट, अब ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हुई है। अब जाके फर्स्ट और सेकंड डायस्टेरियोमर बन रहे हैं, क्योंकि पहले तो क्या हो रहा था, जनरली हम क्या देखते हैं, अगर जहां पर सुपर इंपोज्ड हो जाए ना इमेज, जहां पर सुपर इंपोज्ड हो जाए वो डायस्टेरियोमर हम नहीं बोल सकते उसको। आप अगर सही से समझोगे, मिरर इमेज नहीं है लेकिन सुपर इंपोज्ड है, तो उसको आप जनरली क्या डायस्टेरियोमर बोल सकते हो? नहीं बोल सकते भाई। तो हमको क्या देखना है, मिरर इमेज भी नहीं होनी चाहिए और सुपर इंपोज्ड भी नहीं होनी चाहिए, वो होता है डायस्टेरियोमर। एनेंशियोमर क्या होता है? जहां पर मिरर इमेज होती है लेकिन सुपर इंपोज्ड नहीं होता, वो एनेंशियोमर होता है। तो अब अगर हम देखें, अब देखिएगा, अब सभी डेफिनेशन आपकी करेक्ट आएगी। तो टी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? टी स्टेटमेंट बोल रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड आर डी सुगर, तो फर्स्ट एंड थर्ड डी सुगर है। उसके बाद ये बोल रहा है सेकंड एंड फोर्थ आर एल सुगर, बिल्कुल करेक्ट है। मतलब यहां पर कितनी डेफिनेशन ठीक है? पी आर टी यहां पर करेक्ट होगा। फर्स्ट क्या बोला? फर्स्ट ने क्या बोला? फर्स्ट ने बोला कि फर्स्ट एंड सेकंड आर डायस्टेरियोमर, तो फर्स्ट एंड सेकंड डायस्टेरियोमर है क्योंकि मिरर इमेज नहीं बना रहा, सुपर इंपोज्ड भी नहीं है। उसके बाद बोला सेकंड एंड थर्ड आर एनेंशियोमर, सेकंड और जो थर्ड क्या है वो एनेंशियोमर है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड एंड थर्ड एनेंशियोमर है क्योंकि मिरर इमेज है लेकिन सुपर इंपोज्ड नहीं है। उसके बाद क्यू ने क्या बोला? क्यू स्टेटमेंट जो आई वो बोल रही है कि फर्स्ट एंड फोर्थ आर मेसोमर एंड आर ऑप्टिकली इनेक्टिव। ये देखिए फर्स्ट है, ये देखिए फोर्थ है। क्या ये मिरर इमेज बना रहा है? मिरर इमेज बना रहा है। क्या ये सुपर इंपोज्ड है? बिल्कुल भी सुपर इंपोज्ड नहीं है। मतलब कि ये मिरर इमेज तो बना रहा है लेकिन सुपर इंपोज्ड नहीं है, मतलब ये एनेंशियोमर है ना कि मेसोमर। ये क्या है? मेसोमर नहीं है, ये एनेंशियोमर है, ठीक है ना, क्योंकि मिरर इमेज बना रहा है लेकिन ये सुपर इंपोज्ड नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव? ये भाई ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है ना। आर क्या बोल रही है? फर्स्ट एंड थर्ड कैन बी इंटरकन्वर्टेड बाय द बेस कैटालाइज्ड आइसोमराइजेशन। अब देखिए फर्स्ट एंड थर्ड ये बोल रहा है कि जो मेरा फर्स्ट एंड थर्ड है ना वो बेस कैटालाइज की प्रेजेंस में इंटरकन्वर्ट हो सकता है। फर्स्ट एंड थर्ड हो सकता है, और कौन सा हो सकता है? थर्ड एंड फोर्थ भी हो सकता है बेस कैटालाइज्ड आइसोमराइजेशन की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो यार आप इस चीज को याद रखिएगा, अच्छे से आप इसको कर लेना। फर्स्ट एंड थर्ड इज इंटरकन्वर्टेड बाय द बेस कैटालाइज्ड आइसोमराइजेशन। जो फर्स्ट एंड थर्ड है वो बेस कैटालाइज्ड की प्रेजेंस में इंटरकन्वर्जन उसका हो सकता है। मतलब कि इसमें तो किसी का भी हो सकता है, मैं रियलिटी बताऊं तो फर्स्ट एंड सेकंड का भी हो सकता है, फर्स्ट एंड थर्ड का भी, फर्स्ट एंड फोर्थ का भी, ठीक है ना। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद एस डेफिनेशन क्या बोल रही है? जो फर्स्ट और फोर्थ है वो HiO4 की प्रेजेंस में क्लीवेज होगा। ये बोल रहा है फर्स्ट और फोर्थ ही HiO4 की प्रेजेंस में क्लीवेज होगा, ये इस चीज को बोल रहा है। लेकिन मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूं कि हमारा फर्स्ट और फोर्थ ही नहीं, ओनली फर्स्ट और फोर्थ ही नहीं, हमारे सिस और ट्रांस ग्लूकोज सभी ही क्लीवेज होते हैं, सभी के सभी क्लीवेज होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये टी बोल रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड आर डी सुगर एंड सेकंड एंड फोर्थ आर एल सुगर। ये बोल रहा है जो हमारा क्या फर्स्ट और थर्ड क्या है? डी सुगर है, क्या है? डी सुगर, और जो सेकंड और फोर्थ है वो एल सुगर है। ये करेक्ट डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो यहां पर हमने जब देखा तो हमारा क्या क्या करेक्ट आया भाई? पीआरटी। यहां पर हमारी पीआरटी जो डेफिनेशन, पीआरटी जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी करेक्ट आई, ठीक है ना। पीआरटी वाली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट थी। यहां पर कौन सी भाई? यहां पर हमारी पीआरटी, ठीक है ना। पीआरटी कितनी स्टेटमेंट दी? 5 स्टेटमेंट दी, पी क्यू आर एस टी, ठीक है ना। और हमारा करेक्ट कौन सी आई? पी क्यू टी, ठीक है ना। पी क्यू टी हमारी करेक्ट आएगी, ठीक है ना। सॉरी पी आर टी, ठीक है ना। कौन सी थी? पी क्यू आर एस टी, तो हमारी पी आर टी करेक्ट आई। हमारी जो स्टेटमेंट है वो पी आर टी स्टेटमेंट जो वो करेक्ट आई, ठीक है ना। ओके, ये भी हो गया, ये भी हमारा हो गया है। एक मिनट रुकिए गाइस, ठीक है ना भाई, ये भी हो गया। और एक चीज और बता देता हूं, इस स्टेटमेंट में जितनी भी मैंने स्टेटमेंट कराई है ना, आप एक मिनट इसको करेक्ट करिएगा। अगर इसमें कोई भी आपको गड़बड़ी नजर आए ना तो आप देखिएगा एक बार, आप खुद भी इसको घर से अच्छे से करिएगा। इस क्वेश्चन को आप इस स्टेटमेंट को देखिए। स्टेटमेंट जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत आते हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं भाई, कम से कम 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट के पूछे जाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और अब की बार मेरे को लग रहा है पूछे भी जाएंगे स्टेटमेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये देखिएगा।
ये OH, ये हमारे पास OH, ये हमारे पास है OH, ये क्या है OH। ठीक है ना, देख लीजिए इसको हमने रिएक्ट करा दिया किस चीज से भाई, इसको हमने किस चीज से रिएक्ट करा दिया, देख लीजिए ध्यान से, 2 डाइमिथॉक्सीप्रोपेन, 2 डाइमिथॉक्सीप्रोपेन, 2 डाइमिथॉक्सीप्रोपेन PTS TSAH, पैराट्यूलिन सल्फोनिक एसिड, पैराट्यूलिन सल्फोनिक एसिड, पैराट्यूलिन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना, एसिड कैटालिस्ट, एसिड कैटालिस्ट, कैटालिटिक रिएक्शन होती है, ठीक है ना। अब देखिए इस रिएक्शन में हम पूछ रहे हैं कि मेजर प्रोडक्ट, सिर्फ इतना ही बताना है आपको, आगे हमने कोई MCPBA वगैरह नहीं लिया। अगर MCPBA लेते हैं हम तो यहाँ पर इपोक्सीडेशन भी होता है इसका, लेकिन सिर्फ हमको यही करना है। तो अब देखिए 2 डाइमिथॉक्सीप्रोपेन क्या होता है, तो देखिए ये देखिए 1 2 3, तो 2 डाइमिथॉक्सीप्रोपेन है, 1 2 3 मतलब क्या होगा प्रोपेन, और 2 पे क्या है डाइमिथॉक्सी है OMe, और ये क्या है OMe, ठीक है ना। ये क्या होगा 2 डाइमिथॉक्सीप्रोपेन, पैराट्यूलिन सल्फोनिक एसिड, पैराट्यूलिन सल्फोनिक एसिड भी आपको पता ही होगा। ठीक है ना, पैराट्यूलिन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है ना, जनरली एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है। तो इस चीज को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, दिस इज ए पैराट्यूलिन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। तो ये देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको एक्चुअली में करेक्ट करके दिखाता हूँ ये। तो यहाँ पर क्या होगा, अब एसिड कैटालाइज्ड ये रिएक्शन है, जनरली यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, वो कैसे होती है देखिएगा, ये क्या है OMe, ये क्या है भाई OMe, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है हमारे पास एसिड है, PTSH से क्या करेगा, PTSH क्या करेगा एसिड देगा, ये देखिए ये क्या करेगा भाई, ये एसिड को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये फिर क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस टाइप से कंजुगेट करेगा, इसको बाहर निकालेगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा MEOH, MEOH यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा देखिए, ये देखिए ध्यान से, ये बन गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, CH3 निकल जाएगा, CH3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, ठीक है ना, कीटोन। अब ये जो कीटोन होता है, कीटोन, वो कीटोन क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। जनरली ये क्या है, एसीटोन है ना, जनरली ये क्या है, एसीटोन। अब ये जो एसीटोन है वो क्या करता है, वो सिस डाइओल को क्या करता है, सिस डाइओल जो होता है वो उसको क्या करेगा, सिस डाइओल को प्रोटेक्ट करेगा। जनरली ट्रांस को भी करता है, लेकिन वो कहां पे करेगा वो दिखाऊंगा मैं आपको। ट्रांस को मतलब ये करेगा, लेकिन वहां पर जो ओरिएंटेशन है ना वो करेक्ट होना चाहिए, ओरिएंटेशन करेक्ट होना चाहिए तभी करेगा, नहीं तो नहीं करता। वो दिखाऊंगा मैं आपको कहां पे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, वो सिस डाइओल जो होगा उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर सिस डाइओल कौन सा है, ये है, तो इस सिस डाइओल को ये प्रोटेक्ट करेगा, कौन, एसीटोन। तो जनरली आप याद रखिएगा, ये जो ग्रुप होते हैं ना, ये वाली जो रिएक्शन होती है, इसमें ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप बनता है, पहले प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या होता है, एसीटोन होता है। वो एसीटोन इसको प्रोटेक्ट कर लेगा, ठीक है ना। वो एसीटोन क्या करता है, वो प्रोटेक्ट कर लेता है। आपको प्रोटेक्शन करना आता है ना, ये देखिए क्या करेगा, ये OH, ये OH, ये देखिए ये हमारे पास क्या है, एसीटोन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेंगे, ये यहाँ पर जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन को अटैक कर लेगा, फिर उसके बाद ये वाला अगेन अटैक करेगा, और ये यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा। तो प्रोटेक्शन आपको अगर मैं फाइनली करके दिखाऊं तो ये प्रोटेक्शन हो जाएगा ऐसे, इस प्रकार। ये क्या होगा, तो यहां पर अगर मैं फाइनली अगर चेक करें, यहां पर अगर हम फाइनली चेक करें तो क्या होगा भाई, ये देखिए यहां पर ये हो जाएगा, ये इस टाइप से यहां पर क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा। एक मिनट, सॉरी गाइस, इस टाइप से यहां पर प्रोटेक्शन हो जाएगा किसका, डाइओल का। उसके बाद आगे रिएक्शन होनी होगी, वो हो जाएगी। तो बस यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो यही होगा, यहाँ का जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो यही होगा भाई, ठीक है ना। ओके, तो आप इस चीज को कर लीजिए। उसके बाद फोर्थ रिएक्शन देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको देखिएगा, वो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, वो क्वेश्चन देखिए।
तो भाई ये देखिए सारा रिएजेंट का खेल है, ये सारा रिएजेंट का खेल है। तो याद रखिएगा आप इस चीज को, आप इस चीज को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये रिएजेंट के ही खेल है सारे, ठीक है ना भाई। उसके बाद देखिएगा गाइस, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, इन द रिएक्शन इज सीक्वेंस। ये रिएक्शन है हमारे पास, इस रिएक्शन में आपको मेजर प्रोडक्ट बताने क्या होंगे। ये देखिए गाइस, ये देखिए HgOH ट्वाइस MEOH NaBH4, यह फर्स्ट रिएक्शन होगी, ठीक है ना। चलिए गाइस, जिसने भी रिएजेंट केमिस्ट्री किया है मेरे साथ, मैंने रिएजेंट केमिस्ट्री करवाया आपको, तो आप सभी इसको बताइए भाई आप सभी बताइए, जल्दी बताइएगा गाइस, आप सभी बताइए। जिसने भी रिएजेंट केमिस्ट्री किया है वो इस क्वेश्चन को कर सकता है, बिल्कुल इजी कर सकता है भाई। और देखिए सभी क्वेश्चन, जितने भी रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आप सभी सोल्व कर सकते हो, आप सभी क्वेश्चन, जितने भी रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन है सभी को आप सोल्व आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, HgOH ट्वाइस MEOH। तो देखिए आपको मैंने क्या करवाया था, एक तो मैंने एंटी मार्कोवनिकोव रूल कराया था, जहां पर क्या कराया था, अगर मेरे को OH का अटैक, H2O का या MeOH का अटैक कहां पे कराना हो, कहां पे कराना हो, अगर जैसे कि H2SO4 से रिएक्शन करा दिया, अब यहाँ पे एसिड है, तो एसिड का अटैक अगर मेरे को कहां पे कराना, टर्सरी कार्बन पे, तो मैं एंटी मार्कोवनिकोव का रूल यूज करता हूं, जहां से प्रोटॉन जो कार्बोकैटायन होता है वो कार्बोकैटायन रीअरेंज होकर टर्सरी बन जाता है। लेकिन अगर मुझे सेकेंडरी पे अटैक कराना हो, सेकेंडरी पे, ठीक है ना, सेकेंडरी कार्बन पे, तो मैं जो मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन होता है वो रिएक्शन करता हूं। तो ये एक प्रकार से एक्चुअली ये मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन वाली ही रिएक्शन है। तो यहां पर देखिए कैसे होगी रिएक्शन, देखिए मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर देखिए सबसे पहले HgOH ट्वाइस है, देखिए ध्यान से, HgOH ट्वाइस, यही है ना, यही है ना, ध्यान से देख लीजिए यही है। तो यहां पर देखिए क्या होगा, एक्चुअली में गाइस यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो ये मिथाइल, ये इथाइल जो है यहां से अटैक करेगा इस टाइप से, और यहां से क्या होगा, एक जो OH है वो बाहर निकल जाएगा, OH बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है भाई। देखिए यहां से एक प्रकार से हमने यहां पर कर दिया OH से, ठीक है ना, ये लग गया, ठीक है ना, यही लगेगा ना। उसके बाद ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये यहां पर अटैक करेगा, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए गाइस, आप सभी अच्छे से, एक मिनट रुकिएगा गाइस, ये इसको ठीक कर लीजिए, इसको ठीक कर लीजिए गाइस, इसको आप सभी ठीक कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये बन गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, फाइनली मैं इसको साथ, इसके साथ कनेक्ट करा देता हूं डायरेक्ट, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, MEOH, MEOH है, क्या है हमारे पास, MEOH है। अब ये MEOH में क्या करेगा, वो अटैक करेगा यहां पर, इस पे अटैक करेगा। तो MEOH जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जनरली किस साइड अटैक करेगा भाई, न्यूक्लियोफाइल अटैक वहां पर करेगा जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी जहां की ज्यादा होगी, जहां पर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा होगा। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर क्या है भाई, जल्दी बताइए, यहां पर कौन सा चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज। याद रखिएगा यहां पर कौन सा चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप सभी को पता है जब इस टाइप से होता है हमारे पास, यहां पर कंजुगेशन होता है तो मेरा कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन इस टाइप से होता है जब, तो ये मेरा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। मैंने आपको बताया भी था यहां पर क्या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, यहां पर कंजुगेशन में है नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, लेकिन यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। तो हम यहां पर एक चीज देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा ज्यादा है, तो हम बात करें तो ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है, ठीक है ना। देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है यहां पर, और कौन से पे, फर्स्ट पोजीशन पे। यहां पर किस पे है भाई, फर्स्ट और सेकंड। यहां पर भाई फर्स्ट के ऊपर, यहां पर तो सेकंड नंबर, जो फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर वाला जो एटम है वो क्या है, ऑक्सीजन है, जिसके कारण यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर तो कार्बन है भाई,
यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर या कार्बन ऑक्सीजन खींचेगा, तो ये इसीलिए ये जो सेंटर है ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है ना, ये वाला। तो MUH कहां पर अटैक कर देगा, यहां पर अटैक करेगा इस सेंटर पे, ठीक है ना। ओके, ये ब्रेक होगा ये क्या बन जाएगा, ये देखिएगा ध्यान से, HgOS। ये क्या बन जाएगा भाई, ये अटैक कहां से करेगा, अटैक कहां से करेगा, अबोव द प्लेन करेगा, क्योंकि बिलो द प्लेन इसने क्या बनाया है, अब याद रखिएगा, अब ये अबोव द प्लेन बनाएगा या बिलो द प्लेन। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा भाई, इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, इसको आप जनरली कन्वर्ट भी कर सकते हो, किस चीज में, किस चीज में कन्वर्ट कर सकते हो भाई, आप इस चीज को जनरली कन्वर्ट भी कर लीजिए, आप इसको कन्वर्ट भी कर लीजिए, ठीक है ना। कन्वर्ट किस चीज में करोगे, आप इसको साइक्लोहेक्सेन में भी कन्वर्ट कर लीजिए, लेकिन साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो नहीं पाएगी एक्चुअली में, ठीक है ना। लेकिन जब थर्ड में 3 मेंबर रिंग में जाएगी उस टाइम आपको 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग बना के भी, साइक्लोहेक्सेन से चेयर फॉर्म बना के भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले ये पता है क्या पर आएगा, ये देखिए ये क्या है, अबोव द प्लेन है और ये भी अबोव द प्लेन है, तो ऊपर से अगर अटैक करेगा ना HgOAC, तो इसको थोड़ा स्टेरिकली हिंड्रेंस फील होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा ज्यादा फील होगा इसको, ठीक है ना, इसके कारण, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, नीचे से आके अटैक करेगा, ठीक है ना, ये नीचे से आके अटैक करेगा और नीचे से आके ये इस टाइप से लगा हुआ नीचे की ओर, ठीक है ना, समझ लीजिएगा, ये कहां पे लगा होता है, इस टाइप से HgOAC, ठीक है ना। ओके, अब ऊपर से कौन आएगा, MUH, ये क्या आ गया है, OM में, ठीक है ना, देख लीजिए, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब यहां पर हमारे पास क्या है, NaBH4, NaBH4 क्या करेगा, डीमर्कुरेशन। अभी क्या हुआ है भाई, यहां पर मर्कुरेशन हुआ है, ये क्या हुआ था, मर्कुरेशन, इसको हम बोलते हैं मर्कुरेशन, लिख लीजिएगा, ये कौन सा स्टेप होता है, मर्कुरेशन स्टेप, मर्कुरेशन, ठीक है ना। ये क्या होता है, डीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन होता है, इसको बोलते हैं डीमर्कुरेशन, इसको हम बोलते हैं डीमर्कुरेशन, ठीक है ना। तो याद रखिए, अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, NaBH4 है, डीमर्कुरेशन कर देगा, यहां पर हाइड्राइड आयन होगा, वो हाइड्राइड आयन अटैक कर देगा यहां पर इस पोजीशन पे, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा फाइनली हमारा, ये देखिए, ये हमारा ठीक है ना भाई, ये देखिए ये हो गया। उसके बाद क्या हमारे पास कीटोन है और एसिड की प्रेजेंस में, कीटोन और एसिड की प्रेजेंस में, तो इस वाले में क्या होगा, इसमें यहां पर ही क्या देखेंगे हम, यहां पर प्रोटेक्ट करेगा, यहां पर प्रोटेक्शन करता है कौन, कीटोन। लेकिन कैसे करेगा आखिरकार, आखिरकार यहां पर ये भाई क्या है, ये देखिए अबोव द प्लेन और ये क्या बिलो द प्लेन, ट्रांस है, ये भी अबोव द, ये बिलो द प्लेन, मतलब ये अबोव द प्लेन ये बिलो द प्लेन, ट्रांस है। तो ट्रांस में कैसे करेगा, किस वाली ट्रांसपोजिशन को ये फेवर करेगा, किस चीज के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना, प्रोटेक्शन करने के लिए किस वाली फॉर्म को ये फेवर करेगा, ठीक है ना। ये देखिए हम इसको रफ कर रहे हैं भाई, इसको मैं रफ कर रहा हूं, तो देखिए पहले तो आपको इसे कन्वर्ट करना होगा किसमें, चेयर फॉर्म में, तो कर लीजिए भाई, आप सभी इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, कर लिया। ये देखिए अबोव द प्लेन है तो ये बना दीजिए इक्विटोरियल आएगा, अबोव द प्लेन, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए अबोव द प्लेन है, ये देखिए मैंने बना दिया ये अबोव द प्लेन OH, ठीक है ना। ये क्या बिलो द प्लेन, तो ये बना दीजिए आप बिलो द प्लेन, ठीक है ना। और ये क्या है अभी अबोव द प्लेन, एक मिनट रुकिए गाइस, 1 2 3 1 2 3, और ये क्या है अबोव द प्लेन ना, तो ये अबोव द प्लेन इस टाइप से आएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको मैं एक चीज बताता हूं, अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हो तो ये देखिए क्या है, अगर हम बताएं आपको तो ये तो है अबोव द प्लेन, ये तो है अबोव द प्लेन, और ये क्या है बिलो द प्लेन, ठीक है ना। ये क्या है अबोव द प्लेन, ये क्या है अबोव द प्लेन, ठीक है ना। तो देखिए आप आखिरकार ये भी एक प्रकार से क्या है, ट्रांस, ये वाला भी क्या है ट्रांस, और ये वाले भी दोनों क्या है ट्रांस। तो किसको आप किसके साथ प्रोटेक्शन कराओगे एसिड की प्रेजेंस में, जब हम कीटोन का यूज कर रहे हैं, किस चीज का, कीटोन का, एसीटोन का यूज कर रहे हैं हम, किस चीज का, एसीटोन का। अगर हम इसको बनाए अगर अच्छे से तो देख लीजिए आप, सही तरह देख लीजिए, ये क्या भाई अबोव द प्लेन OMe, अबोव द प्लेन OH, ये देखिए ये है।
तो देखिए क्या हमारा जब एसीटोन हम यूज करेंगे, ये एसीटोन है किसकी प्रेजेंस में, हमने एसीटोन यूज किया HCl की प्रेजेंस में, ठीक है ना, HCl की प्रेजेंस में, तो यहां पर प्रोटेक्शन होगा। अब प्रोटेक्शन इसका होगा या इसका होगा, तो मैं आपको एक्चुअली में बिल्कुल करेक्ट बात बता देता हूं, आपको बिल्कुल करेक्ट बता देता हूं, जो प्रोटेक्शन होगा ना वो प्रोटेक्शन होगा इसका। एक्चुअली में तो प्रोटेक्शन जो सिस डाइयोल का होना था, सिस डाइयोल का ही प्रोटेक्शन होता है, लेकिन अब यहां पर कंडीशन आ गई कि इसका भी, ट्रांस वाले का भी प्रोटेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर तो ओरिएंटेशन है, जो ओरिएंटेशन परफेक्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन यहां पर ओरिएंटेशन परफेक्ट हो रहा है। ये देखिए अब वो से ये किस साइड आ रहा है, ये देखिए अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर ओरिएंटेशन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पास पास आ गए दोनों अल्कोहल, और ये पास आने के कारण इसको प्रोटेक्शन करने में, मतलब जो ओरिएंटेशन होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ओरिएंटेशन के थ्रू ये क्या होगा, ओरिएंटेशन के थ्रू अगर हम देखें ये तो रिएक्शन करेक्ट होगी, ठीक है ना। यहाँ पर जो ओरिएंटेशन है वो परफेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, उस ओरिएंटेशन में कोई दिक्कत डिफिकल्टी नहीं आ रही, ठीक है ना। इस ओरिएंटेशन में इसको प्रोटेक्ट करने में डिफिकल्टी नहीं आ रही, लेकिन इसको प्रोटेक्शन करने में डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि ये आपस में दूर है थोड़े, ये आपस में क्या है, दूर है, ठीक है ना, नजदीक नहीं है, लेकिन ये आपस में पास आ चुके हैं, जिसके कारण ये क्या है, इनको प्रोटेक्ट कर लेगा। तो ये किसको प्रोटेक्ट करेगा भाई, इसको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये क्या करता है, इस चीज को ये प्रोटेक्शन देता है, ठीक है ना, इस टाइप से ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना, ये देख लीजिए ये होगा। तो हम अगर देखें, यहां पर देखें, अगर यहां पर आपको बताएं डायरेक्ट प्रोटेक्शन करके, तो यहां पर प्रोटेक्शन कैसे होगा, ये यहां पर प्रोटेक्शन हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये यही होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो हमारा y क्या होगा, y हमारा ये होगा, x क्या होगा भाई, x हमारा ये होगा, x प्रोडक्ट हमारा ये होगा, ठीक है ना। तो यही यहां पर क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो कर लीजिए आप, अच्छे से लिख लीजिए इनको आप सभी स्टूडेंट अच्छे से कर लीजिए। देखिए ये इस टाइप से कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चन आपके सामने पुटअप होंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने कार्बोहाइड्रेट के पुटअप किए जाएंगे, ठीक है ना। ओके, इसके बाद क्या भाई, इसके बाद लिखिएगा गाइस सभी, पहले रफ कर देते हैं इसको, 1 मिनट रुकिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई जो अब कराऊंगा मैं, 5th नंबर का क्वेश्चन। ये जो 5th नंबर का क्वेश्चन अब कराने जा रहा हूं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिए। ये लीजिए क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4th है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5th है। क्वेश्चन नंबर 5th की स्टेटमेंट लिखिए, ए डाइसैचराइड्स डज नॉट गिव ए पॉजिटिव टेस्ट फॉर टोलेंस रिएजेंट। एक हमारे पास डाइसैचराइड्स है, डाइसैचराइड्स, और वो टोलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे रहा। पॉजिटिव टेस्ट कब देगा, अगर एल्डिहाइड होगा तो, क्योंकि टोलेंस रिएजेंट फेलिंग टेस्ट जो होते हैं वो टोलेंस रिएजेंट के लिए होते हैं, तो सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप को पता करने के लिए होता है। मतलब कि वहां पर पॉजिटिव टेस्ट नहीं आ रहा, तो मतलब वहां पर एल्डिहाइड नहीं होगा, इजीली नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। तो सोचिए, अब दिमाग लड़ाना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद ये बोलता है, सुनिएगा, ए डाइसैचराइड डज नॉट गिव अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर टोलेंस रिएजेंट अपॉन एसिड हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना, अपॉन एसिड हाइड्रोलाइसिस, मतलब कि हमने टोलेंस रिएजेंट में क्या कराया, एसिड हाइड्रोलाइसिस कराया, ठीक है ना। इट गिव्स एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट मोनोसैचराइड्स। उसने क्या दिया फिर, हमने जब एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाया, एसिड हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद उसने डिफरेंट 2 इक्विवेलेंट, क्या, इट गिव्स इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट मोनोसैचराइड्स। जैसे ही हमने क्या कराया, एसिड हाइड्रोलाइसिस कराया उस कंपाउंड का, उस डाइसैचराइड्स का, हमने जब उस डाइसैचराइड का एसिड हाइड्रोलाइसिस कराया तो उसने इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट मोनोसैचराइड्स दिए, इक्विमोलर मिक्सचर दिया 2 डिफरेंट मोनोसैचराइड्स का, 2 डिफरेंट मोनोसैचराइड्स का इक्विमोलर मिक्सचर उसने दिया, ठीक है ना। उसके बाद ये बोलता है कि बोथ ऑफ विच कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमीन वाटर, बोथ, और जो भी वो इक्विमोलर मिक्सचर आएगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, भाई इक्विमोलर मिक्सचर, जो भी होंगे इक्विमोलर मिक्सचर वो क्या होंगे, वो ब्रोमीन वाटर, जो माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उससे ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, दोबारा सुन लेगा, ए डाइसैचराइड डज नॉट गिव अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर टोलेंस रिएजेंट। हम जैसे टोलेंस रिएजेंट डालेंगे उस डाइसैचराइड्स में, तो वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं आएगा, मतलब वो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद इसने बोला, जब हमने उस डाइसैचराइड को क्या किया, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कराया, तो हमारे पास इक्विवेलेंट मिक्सचर आया, इक्विमोलर मिक्सचर आया 2 मोनोसैचराइड्स का, और दोनों मोनोसैचराइड आपस में डिफरेंट हैं।
इक्विमोलर मिक्सचर आया और दोनों मोनोसेक्राइड के आपस में डिफरेंट हैं, ठीक है ना, बोथ विच कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय द ब्रोमीन वाटर। उसके बाद ये बोल रहा है दोनों के दोनों जो डाइसैचराइड्स के जो इक्विमोलर मिक्सचर आया टू इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू क्या है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू मोनोसेचराइड्स जो है डिफरेंट मोनोसेचराइड्स आए हैं, दोनों के दोनों जो डिफरेंट मोनोसेचराइड्स हैं, डिफरेंट मोनोसेचराइड्स वो क्या होंगे, वो आपस में क्या होंगे भाई, दोनों के दोनों जो डिफरेंट मोनोसेचराइड्स हैं वो आपस में क्या होंगे, क्या हो जाएंगे भाई, पता है आपको, आपस में वो ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, विच बोथ आर ऑक्सीडाइज्ड विद इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, ठीक है ना, दोनों ही आपस में क्या होंगे, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड होंगे। तो अब हम आपके सामने देखिए स्टेटमेंट भी बताएंगे आपको, लेकिन कुछ एक लिखवा रहे हैं, ये देखिएगा आप, ये देखिएगा, सबसे पहला है भाई क्या है, लिख लीजिए, आप सभी लिख लीजिए, आप लिख लीजिए भाई, इसको जो भी मैं अब कराने जा रहा हूं इसको लिख लीजिए। ठीक है भाई, देखते जाइए गाइज, आप सभी देखते जाइए इसको, सभी लिख लीजिए मेरे साथ साथ, ये जो भी मैं लिखवा रहा हूं, ये जो स्टेटमेंट के लिए लिखवा रहा हूं भाई, आप सभी लिख लीजिए इसको। लिख लीजिए, इसके बाद मैं सारा डिफाइन कर देता हूं आपको, ये सारा बताऊंगा मैं आपको क्या है इसमें, ये डी है, एक काम कीजिए इसको, ठीक है ना भाई, ये हो गया, और क्या है, तो ये देखिए ये हो गया भाई। अब स्टेटमेंट ने क्या कहा था, जो हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी वो बोल रही थी कि हमारे पास एक डाइसैचराइड्स है और टोलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में एक भी डाइसैचराइड्स हमारा पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे रहा, तो इनमें से हमें ये बता दीजिए क्या कोई भी, जितने भी डाइसैचराइड्स है क्या किसी के भी पास एल्डिहाइड ग्रुप है, नहीं है, तो फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट करा लीजिए, बेसिक से आप डाइसैचराइड टेस्ट करा लीजिए, इनमें से कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन क्या होता है भाई, उसका रीजन आप सभी को पता ही होगा, इसका रीजन क्या है, अगर टोलेंस रिएजेंट और उसके प्रेजेंस में आएगा तो वो एल्डिहाइड को क्या कर देगा, एसिड में चेंज कर देता है, ठीक है ना, एल्डिहाइड को एसिड में चेंज कर देता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये इसमें क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है ना, तो वो टोलेंस रिएजेंट और जो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, किसके कारण, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड है ही नहीं, तो एल्डिहाइड को वो कैसे करेगा चेंज, किस चीज में, एल्डिहाइड ना होने के कारण ही वो कैसे इसको चेंज करेगा,
आखिरकार चेंज नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर वो टेस्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आएगा, वो नेगेटिव आएगा। तो सबसे पहली डेफिनेशन तो हमारी फाइनल हो गई स्टेटमेंट ने जो बोला था। उसके बाद उसने बोला कि जब हम उसको एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करा देते हैं, इन हाइड्रोलाइज कराएंगे जब इनको हम, हाइड्रोलाइज कराने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 2 इक्विपोलर मिक्सचर आएंगे 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स के। तो इनको हम एसिड के प्रेजेंस में क्या कराएंगे, एसिड की प्रेजेंस में क्या कराएंगे, हम एसिड की प्रेजेंस में इसको हाइड्रोलाइज करा देंगे। उसके बाद हमारे पास 2 इक्विमोलर मिक्सचर आएंगे डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स, और दोनों के दोनों जो सैचराइड्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। दोनों के दोनों सैचराइड्स जो होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। बोथ मोनोसैकेराइड्स आर डिफरेंट, ठीक है ना, बोथ मोनोसैकेराइड्स आर डिफरेंट, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बोथ मोनोसैकेराइड्स आर डिफरेंट। उसके बाद इसने बोला कि जो मोनोसैकेराइड्स आए ना डिफरेंट, जो दोनों डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स आए हैं, वो दोनों के दोनों ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड होंगे, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में। अब ब्रोमीन वाटर होता है माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो ओनली किस चीज को ऑक्सीडाइज करता है भाई, अगर हम इसको ओपन स्ट्रक्चर में चेंज कर दे, ओपन स्ट्रक्चर में, तो ओपन स्ट्रक्चर के बाद यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप आएगा, और ब्रोमीन वाटर हमेशा एल्डिहाइड को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इनमें से जो दोनों इक्विमोलर मोनोसैकेराइड्स आए ना, 2 इक्विमोलर मोनोसैकेराइड्स आए हैं, जो 2 डिफरेंट इक्विमोलर मोनोसैकेराइड्स, 2 इक्विमोलर डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स जो हैं, दोनों के दोनों जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज होंगे। मतलब कि जब हम उन मोनोसैकेराइड्स को ओपन स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे, तो दोनों के दोनों जो मोनोसैकेराइड्स होंगे वो क्या कंटेन करके रखते होंगे, एल्डिहाइड। इसी कारण उसमें क्या हुआ है, इसी कारण उसमें ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन हुआ है। नहीं तो ब्रोमीन वाटर कीटोन या CH2OH को ऑक्सीडाइज नहीं करता, उसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है, जैसे कि HNO3, ठीक है ना। तो करके देखिए, अगर मैं इसको एसिड की प्रेजेंस में क्या करा दूं, हाइड्रोलाइज करा दूं, तो यहां पर क्या क्या निकल के आएगा, देखिए एसिड की प्रेजेंस में यहां पर हमारे पास निकलेगा भाई, देखिए ये आ जाएगा OH, ये आ जाएगा OH यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, देखिए ये तो बन जाएगा फ्रक्टोज, और ये बन जाएगा ग्लूकोज। ये क्या बनेगा, जनरली ये नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ, ये क्या बनेगा, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ये क्या बनेगा, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ठीक है ना। तो दोनों के दोनों क्या हो गए, एक तो पाइरेनोज, एक तो ग्लूकोपाइरेनोज, एक फ्रक्टोफ्यूरेनोज, तो दोनों क्या हो गए, एक ग्लूकोपाइरेनोज एक फ्रक्टोफ्यूरेनोज, तो दोनों के दोनों इक्विवेलेंट मोलर मिक्सचर में है और डिफरेंट है। अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने क्या देखा, एसिड से हाइड्रोलाइज कराया, तो उसके बाद हमने क्या देखा कि दोनों के दोनों एसिड हाइड्रोलाइज करा रहे हैं, तो दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं वो इक्विमोलर अमाउंट में बन रहे हैं, और दोनों ही क्या है, डिफरेंट है। ये तो इतना तो हो गया। लेकिन जब हमने इसको ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज कराया ना, तो दोनों के दोनों में से सिर्फ एक ही ऑक्सीडाइज्ड हो रहा था, कौन, ओपन, जो ग्लूकोपाइरेनोज था, क्योंकि ग्लूकोपाइरेनोज को जब हम ओपन स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं तो ये तो एल्डिहाइड कंटेन करके रखता है, लेकिन जो फ्रक्टोफ्यूरेनोज है वो ओपन स्ट्रक्चर में चेंज करने के बाद कीटोन को कंटेन करके रखता है, और जो ब्रोमीन वाटर है वो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता, वो किस चीज को करता है, वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है और COOH में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो भाई ग्लूकोपाइरेनोज को तो ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन इसको नहीं करेगा, मतलब कि ये क्वेश्चन, ये आंसर जो है वो गलत है। देखिए एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कराने के बाद तो हमारा क्या आया भाई, 2 इक्विवेलेंट मिक्सचर आगे डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स के, लेकिन ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज दोनों के दोनों नहीं हुए। उसके बाद देखिए, उसके बाद है क्वेश्चन, उसके बाद ऑप्शन है बी में क्या बताया इसने, बी में इसने कहा कि जैसे हमने इसको एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कराया, तो यहां पर 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स आ रहे हैं या नहीं, जल्दी बताइए, क्या यहां पर 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स आएंगे या नहीं, जल्दी बताइए गाइज, 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स, जल्दी बताइए गाइज। तो देखिए जब हम इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं तो यहां पर 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स ना आके सेम मोनोसैकेराइड्स आते हैं। देखिए जब हम इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे तो यहां पर OH आएगा, यहां पर OH आएगा, और जब हम इन दोनों को मैच करेंगे तो दोनों ही सेम मोनोसैकेराइड्स होते हैं। ये ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में तो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ये ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में, ब्रोमीन वाटर जो होता है उस ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। लेकिन जब हम इनको चेक करते हैं हाइड्रोलाइज कराने के बाद, जैसे देखिए मैंने इसको एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करा दिया, तो मान लीजिए यहां पर तो क्या आ गया, ये तो आ गया OH, और ये लग गया यहां पर हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये लग गया यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर OH, यहां पर हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इन दोनों को जब हम मैच करते हैं, एक मिनट रुकिए गाइस, यहां पर भी OH आएगा, ठीक है ना, यहां पर हम H2O ले लेंगे, मान लीजिए यहां पर हमने क्या ले लिया, H2O, यहां पर हम H2O ले लेते हैं, उसके बाद इसकी रिएक्शन फॉर्म कराते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप, ठीक है ना,
तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, यहां पर कर लीजिएगा आप रिएक्शन को। तो जैसे ही हम इसको क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइज कराते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो यहां पर 2 मोनोसेचराइड्स बनते हैं, लेकिन दोनों के दोनों मोनोसेचराइड सेम होते हैं। देखिए यहां पर बिलो द प्लेन OH, यहां पर भी बिलो द प्लेन, यहां पर बिलो द, यहां पर बिलो द, और यहां पर क्या है अबोव द प्लेन, यहां पर भी अबोव द, ठीक है ना। यहां पर क्या बिलो द प्लेन बनेगा, यहां पर भी बिलो द प्लेन, ये भी देखिए। तो दोनों ही मोनोसेचराइड सेम है। ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, लेकिन दोनों मोनोसेचराइड सेम है, इक्विमोलर मिक्सचर है, लेकिन सेम है, ठीक है ना, डिफरेंट नहीं है। दोनों मोनोसेचराइड्स क्या है, सेम है, डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट होने चाहिए और इक्विमोलर मिक्सचर होने चाहिए और ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज होने चाहिए। ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों जो मोनोसेचराइड है सेम है, ठीक है ना, ये भी गलत हो गया। उसके बाद आता है सी में देखिए हम क्या देखते हैं, हमने हाइड्रोलाइज करा दिया इसको। हाइड्रोलाइज कराने के बाद देखिए यहां पर क्या बन जाएगा, ये देखिए यहां पर ये OH, यहां पर ये OH, ठीक है ना, ये बन जाएगा हाइड्रोलाइज कराने के बाद। अब देखिए इन दोनों स्ट्रक्चर को मैच कीजिए, दोनों स्ट्रक्चर सेम है, बिल्कुल सेम है उसकी तरह ही, ये भी स्ट्रक्चर सेम, वो भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। तो भाई स्ट्रक्चर सेम होने के कारण ये भी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मोनोसेचराइड डिफरेंट होने चाहिए दोनों, ठीक है ना। आखिरकार ये क्या डिफरेंट नहीं बन रहे, ये जो मोनोसेचराइड्स है वो डिफरेंट नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। लेकिन इसमें देखिए बिल्कुल सेम बनेगा, देखिए यहां पर सेम है, ये देखिए सेम, बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर होगा, ये देखिए। उसके बाद हमने इसका हाइड्रोलाइज कराया, उसके बाद इसका हाइड्रोलाइज कराने के बाद देखिएगा आप ये OH और ये OH, इसको मैच कीजिए, ये देखिए ये अबोव द प्लेन, जैसे कि ये अगर इसको करेक्ट सीधा करेंगे तो ये बिलो द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, ये अबोव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन, ये बिलो द प्लेन है, ठीक है ना। ये देखिए अबोव द प्लेन है, ये भी क्या है अबोव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन। यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक अबोव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर दोनों ही अबोव द प्लेन है। मतलब कि ये दोनों जो मोनोसेचराइड्स हैं वो क्या है, आपस में डिफरेंट है और इक्विमोलर मिक्सचर है, और दोनों ही ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है ना, दोनों ही ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो याद रखिए इसका मतलब आंसर ये है, मतलब कि हमने जैसे एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाया, तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस आंसर को। कई बच्चे पता है क्या करेंगे, इसको कर देंगे टिक, इस आंसर को टिक कर देंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज्ड होगा या नहीं। लेकिन ब्रोमीन वाटर ओनली एल्डिहाइड को, माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसीलिए वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन कीटोन हो गया CH2OH हो गया, इसको ऑक्सीडाइज नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, ये ऑक्सीडाइज भी होगा ब्रोमीन वाटर से, और ये डिफरेंट भी है दोनों मोनोसेचराइड्स, ठीक है ना। तो डी आंसर आएगा इसका आंसर जो है डी आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, आप सभी स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना भाई। तो ये हो गया, बस अभी तो इतने ही काफ़ी है, फिर 6th से लेके आते हैं, ठीक है ना। अभी टाइम हो चुका है, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एक क्वेश्चन और है हमारे, ठीक है ना, 11 क्वेश्चन है टोटल, उन क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चन कराने में नहीं, क्वेश्चन को समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है, और क्वेश्चन को समझाना ही जरूरी है। क्वेश्चन को आपको रिवाइज अच्छे से समझाना, ऐसे तो मैं लिख दूंगा और ऐसे बता दूंगा ये इसका आंसर है, और जब मैंने इसका आंसर ही बता दिया डायरेक्ट और आपको ये नहीं बताया कि कैसे आया, तो क्वेश्चन कराने का फायदा क्या। इसीलिए क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से माइंड में डालना पड़ता है आपके, ठीक है ना। तो याद रखिए, ओके। अभी के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम कम से कम कितने क्वेश्चन करेंगे, 7 क्वेश्चन, 7 नहीं 6 क्वेश्चन और करेंगे, 6 क्वेश्चन। उसके बाद हम डायरेक्ट क्या लेके आएंगे, न्यूक्लिक एसिड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड को। ओके, अभी के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट मिलते हैं, ओके बाय।